Hey everyone, if this topic ever felt confusing to you, don't worry. By the end of this video, it wouldn't anymore. Not just studying the chapter, we are actually going to understand it today. So, let's get started. Today's video, we will study two topics only of chapter first of chemistry, that is chemical reaction and equation. The two topics are ways to represent a chemical reaction, and second one is balancing and need to balance a chemical equation. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज अपने टॉपिक को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और चलिए समझते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक है कि वेज टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको जैसे कोई भी रिएक्शन करवाया जा रहा है तो उसका इनिशियल प्रोडक्ट कुछ और होगा और फाइनल प्रोडक्ट कुछ और आएगा, है ना। इनिशियल प्रोडक्ट में अगर हम 2-3 प्रोडक्ट को ऐड किए और वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट या उससे ज़्यादा आ सकते हैं। तो वो जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखा जाता है, उसको भी हम लोग सीखने वाले हैं। मेरा पहला टॉपिक आज के इस लेक्चर का यही है। तो पहले हम उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस केमिकल रिएक्शन से हम लोग सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर सीखना शुरू करेंगे वेज को। तो एग्जाम्पल है, when magnesium ribbon is strongly heated in the presence of oxygen, it burns with a dazzling white flame and form white magnesium oxide powder। बोलता है, कल भी मैं इस चीज़ का एग्जाम्पल दी थी कि एक मैग्नीशियम रिबन को लेंगे। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में 20.95% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो वो एक डैज़लिंग वाइट फ्लेम, यानी कि तेज चमकता हुआ वाइट फ्लेम से जलता है और फिर जलने के बाद वो वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म करता है। मतलब कि सपोज़ कि ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिबन है, इसको लिए तो इसको हम लोग हवा में प्रेजेंस ऑक्सीजन जो होता है उसके प्रेजेंस में इसको हम लोग जलाएंगे। तो ये जब जलेगा ना तो डैशलिंग वाइट फ्लेम, यानी कि तेज चमक वाली वाइट फ्लेम से जलेगा और उसके बाद जलने के बाद ये वाइट कलर का पाउडर को फॉर्म करेगा। वाइट कलर का पाउडर नीचे गिरेगा और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये एक केस है, यानी कि ये एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग इसमें से निकालेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो बेसिक नॉलेज तो 9th क्लास में पढ़ने के बाद इतना तो पता होगा ना कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं। इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग बस इतना समझो, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट साइड में लिखे जाते हैं। मतलब एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और एरो के राइट साइड में जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो इस एग्जाम्पल में से हम रिएक्टेंट को निकालते हैं पहले कि रिएक्टेंट क्या होता है। मतलब इसमें रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं। तो रिएक्टेंट्स है सब्सटेंस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। मतलब कि वो सब्सटेंस जिसमें कि केमिकल चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और समझने के लिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है उसको समझने के लिए अगर देखा जाए तो एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं। तो वही जो सब्सटेंस में रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो ये वाले केस में हमारे 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं और किसके प्रेजेंस में जला रहे हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट्स हो गया। और प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वाइट डैज़लिंग फ्लेम से वो जल रहा है वो, और दूसरा एक मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्रोडक्ट साइड में लिख देंगे। तो एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट लिख दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड और लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिख दिए। ये एक नॉर्मल वो होता है, रूल होता है। अब हम लोग रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या वे होता है रिप्रेजेंट करने का। तो पहले हम लोग वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। कल मैं आप लोगों को बताई थी कि केमिकल सिंबल किसको बोलते हैं। तो कोई भी एलिमेंट के
शॉर्ट नेम को केमिकल सिंबल बोला जाता है। तो पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि जो भी उसका नाम है उसको पूरा पूरा लिख देंगे। तो यूजिंग वर्ड वी विल ट्राई टू सॉर्टर द एबव पैसेज, मतलब कि इतना बड़ा रिएक्शन लिखा हुआ है, ये एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग वर्ड यूज़ करके, यानी कि वर्ड्स को यूज़ करके और इसको सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहला वे होता है वर्ड इक्वेशन, यानी कि इसमें जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है उसको अलग अलग करेंगे और उसको वर्ड के फॉर्म में लिख देंगे। तो रिएक्टेंट मेरा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो हम रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में लिखा जाता है एरो के लेफ्ट साइड में, तो डायरेक्ट लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, प्लस लगा लगा के लिखते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। और फिर एरो के राइट साइड में जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो प्रोडक्ट मेरा फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, तो हम उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड डायरेक्ट लिख देंगे प्रोडक्ट साइड में। तो ये मेरा बन गया वर्ड इक्वेशन। अब मेरा सेकंड वे क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड वे होता है केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला कल मैं बताई थी कि एलिमेंट के जो नेम होते हैं उनके शॉर्ट नेम, जो भी उनका फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर करके मिलाया बनाया जाता है या फिर ऐसे, उसके शॉर्ट नेम को बोला जाता है कि वो उसका केमिकल सिंबल है। तो अ शॉर्टर एंड फास्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। पहले बताया है कि केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो बोलता है कि सब छोटा और जल्दी रिप्रेजेंट करने के तरीके को, केमिकल रिएक्शन को छोटा करके और जल्दी रिप्रेजेंट करने के तरीकों को, तो उसको हम लोग सिंबल और फॉर्मूला जो होता है उसके टर्म में लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है। ऑक्सीजन का उसी तरह से फॉर्मूला होता है O2। तो वही सिंबल और फॉर्मूला का यूज़ करके अलग अलग रिएक्टेंट्स को और अलग अलग प्रोडक्ट को हम लोग लिख देते हैं। तो वो हम लोग वो जल्दी भी हो जाता है, ठीक है, और वो छोटा भी होता है, तो उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एक लाइन में कहता है कि अलग अलग रिएक्टेंट्स को और अलग अलग प्रोडक्ट को केमिकल सिंबल का यूज़ करके, फॉर्मूला का यूज़ करके जल्दी जब हम लोग उसको लिखते हैं तो वो जल्दी भी लिखा जाता है और छोटा भी हो जाता है, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बोलता है कि इज़ द एबव केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। अब ये जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है ऊपर वाला, ये बैलेंस है। बैलेंसिंग 9th में भी आप लोग सीखे होंगे, उससे पहले भी 8th में भी थोड़ा बहुत सीखा जाता है, बट अभी हम बैलेंसिंग सिखाएंगे बट इस आगे आने वाले वो में। लेकिन इसको देख के समझ आ रहा है ये बैलेंस है या नहीं है? तो ये बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम लोग रिएक्टेंट तरफ से देखते हैं और फिर प्रोडक्ट साइड में देखते हैं। तो रिएक्टेंट तरफ से मैग्नीशियम का 1 आइटम, तो इधर भी 1, लेकिन ऑक्सीजन का 2। कितना है ऑक्सीजन का? 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने ऑक्सीजन है उतने प्रोडक्ट साइड में नहीं है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। तो नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, तो इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। एबव रिएक्शन में जो रिएक्टेड साइड में एटम के नंबर हैं वो प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। नो दिस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कि सीधा समझो कि अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, उसके रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में एटम सेम नहीं है। अगर मान लो रिएक्टेंट साइड में 3 एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड में अभी तीनों एलिमेंट हैं वैसे, तो अगर रिएक्टेंट साइड में किसी एलिमेंट में 5 एटम है और प्रोडक्ट साइड में उस एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ 2 एटम है, तो वो बैलेंस्ड नहीं है। तो अगर दोनों रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सारे एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ एटम नहीं हो पाते हैं, इसका मतलब कि वो बैलेंस्ड नहीं है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोला जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग एंड नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जो कि आज के वीडियो का हमारा सेकंड टॉपिक है। तो अब हम लोग सीखेंगे इसको। बोलता है कि फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी
Lavoisier in 1789 whenever written or represented, not applied to nuclear reaction. In chemical reaction, mass is neither created nor destroyed. That is, mass of reactant is always equal to mass of product. देखो यहाँ पे बोलता है कि हम लोगों को मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ज़रूरत ही क्यों है, क्यों हम लोग बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को, है ना, ऐसा ज़रूरी क्यों है। तो हम एक एंटोनी लेवोशियर नाम के व्यक्ति थे, वो 1789 में ये एक दिए थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th में इस चीज़ को डीपली पढ़ाया गया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था एंटोनी लेवोशियर के द्वारा 1989 में। तो इसमें वो यही बोले थे कि केमिकल रिएक्शन में ये न्यूक्लियर रिएक्शन की बातें यहाँ पे नहीं हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये अप्लाई नहीं होता है। बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि मास इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही हम उसको बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि रिएक्टेंट्स साइड में जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में भी होगा, दोनों साइड इक्वल होंगे। मतलब मास और एटम बराबर यहाँ पे इक्वल ही है दोनों, उसको लेके चलो। फिर बोलता है कि हेंस नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट। तो फिर हम लोग इसको फॉलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम लोग बैलेंस करते हैं, और इसी की वजह से हमारे पास एटम के रिएक्टेंट के साइड में जितने एटम है उतने ही एटम हमें प्रोडक्ट के साइड में भी चाहिए। यहाँ पे यही बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन इज जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। मतलब कि केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के छोटा सा समझाए हैं, बाकी वैसा कुछ हो नहीं है। हम जो ये लाइन बोल रहे हैं ना कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, सिर्फ यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न आता है, इसके वजह से हम ये एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जैसे कि दो इधर रिएक्टेंट है और इधर दो प्रोडक्ट आया हुआ है, समझ रहे हैं। इधर रिएक्टेंट है AB प्लस CD। हमेशा बोले हैं कि रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड होंगे अलग अलग सबको प्लस का साइन लगा लगा के लिखा जाता है, और प्रोडक्ट में भी सेम काम किया जाता है। तो रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट है। सपोज कि ये दोनों एलिमेंट है और ये भी दोनों, या फिर कंपाउंड है, जो भी समझ सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट हो रहा है, एटम्स का क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो आप लोग सेल्सा डांस जानते हैं। सपोज करिए कि 4 आदमी हैं, हसमुख लाल और राधिका साथ में डांस कर रहे हैं, और मोहित और सिमाइला साथ में डांस कर रहे हैं। यहाँ पे सेल्सा डांस हो रहा है। तो उसमें डांस करते करते ना वो कपल का चेंज हो जाता है, यानी कि रिप्लेसमेंट होता है। तो फिर जब डांस करते करते वहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा तो हसमुख लाल सिमाइला के साथ आ जाएगा और राधिका मोहित के साथ आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को। तो बस वही रीअरेंजमेंट हुआ, ये दोनों साथ में आ गए, यहाँ पे हसमुख लाल और सिमाइला ये दोनों साथ में आ गए, और फिर राधिका और मोहित या फिर मोहित और राधिका साथ में आ गए। तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ, इसका इससे हो गया, अलग अलग हो गया। वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी कि AB प्लस CD है, 2 दिया हुआ है, तो A D के साथ आ जाएगा और C B के साथ आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन में यही होता है, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें बस एटम का रीअरेंजमेंट कर दिया जाता है, बस, और कुछ नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि AB प्लस CD, तो A मान लो कटायंस है, B मान लो अनायन है, फिर C कटायन है, फिर D अनायन है। तो कटायन, while arrangement cation should be written first and anion after that। हम लोग जब भी रीअरेंजमेंट करते हैं ना, या फिर केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें कटायन पहले लिखा जाता है और अनायन उसके बाद लिखा जाता है। तो A कटायन है, ठीक है, और फिर B अनायन है, C कटायन है, D अनायन है। तो हम पहले कटायन को लिखते हैं फिर अनायन को लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कटायन और अनायन ये दोनों साथ में है तो इन्हीं दोनों को साथ में लिख देंगे प्रोडक्ट साइड में। अगर इन्हीं दोनों को साथ में लिखते हैं तो फिर प्रोडक्ट में कुछ चेंज ही नहीं आएगा ना। बट केमिकल रिएक्शन में इनिशियल
स्टेट और फाइनल स्टेट में चेंज आता है ना, तो हमको चेंज लाने के लिए एटम्स का रीअरेंजमेंट करना है। तो हम पहले इस कटायन को और इस अनायन को साथ में लिख देंगे, और फिर इस कटायन को और इस अनायन को साथ में लिख देंगे, तो वही AD हो जाएगा और CB हो जाएगा, कटायन अनायन हो गया। तो बस हम इसी को लिखे, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि वाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये चीज़ हम तुम लोगों को अभी तुरंत समझाए हैं, तो क्विक माइंडेड बच्चे लिख लेंगे, बट हम उसका आंसर भी लिख के लाए हैं। वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि गिवन बाय एंथोनी लेवोशियर इन 1789, और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। This law says that mass can neither be created nor destroyed in chemical reaction. So the number of atom of each element must be the same on both sides of the equation. ये क्या बोलते हैं, लॉ यही कहता है कि मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा रीअरेंजमेंट हो रहा है एटम्स का। तो फिर एलिमेंट्स का, एटम्स का नंबर दोनों रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों को केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए। अब हम बैलेंसिंग सीख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लेंगे, एक दो, उससे ज़्यादा नहीं। बोलता है बैलेंसिंग। अब हम लोग बैलेंसिंग की ओर आ रहे हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सीख रहे हैं। बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बोलता है एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और बोलता है कि जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है इसको बैलेंस करो, और स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के वैल्यू को निकाल करके तब बैलेंस होगा। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम 4 है, अगर प्रोडक्ट साइड हम हमेशा देखते हैं, मतलब बैलेंसिंग टाइम तो हम किधर से भी देख सकते हैं, बट ऐसे देखिए, अगर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एटम 4 है तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1 है, तो अनबैलेंस है। तो इट डजेंट मीन कि यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा, वो केमिकल इक्वेशन ही पूरा गलत हो जाएगा। हम स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के जगह पे नंबर को लिखेंगे और फिर इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे Fe का 1 एटम है और यहाँ पे Fe का 3 एटम है, सो इट डजेंट मीन कि यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे। हमको जो भी लिखना होगा इक्वल करने के लिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में, ठीक है। तो आप लोग भी किसी भी इक्वेशन को पहले लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, उसके बाद उसके आगे स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐसे लगा देंगे और उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग को शुरू करेंगे। तो बोलता है कि पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि लिखा हुआ रहेगा कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड के एटम्स कितने हैं हर एक एलिमेंट में, और फिर हम उस कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दिए होंगे, ठीक है। उस कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे, और फिर उस कंपाउंड में से उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा। तो हमको इस इक्वेशन में हम पहले एक टेबल बनाए, एक एलिमेंट का कॉलम होगा, एक रिएक्टेंट साइड का, एक प्रोडक्ट साइड का। एलिमेंट में यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट है, एक है आयरन Fe, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो आप लोगों को पता है कि सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है और कुछ होता नहीं है, तो इधर भी सेम चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिख लिए एलिमेंट वाले कॉलम में Fe, H और O, यानी कि आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड में जो हमारा आयरन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 एटम है आयरन में, और हाइड्रोजन का सिर्फ और सिर्फ 2 है, ऑक्सीजन का 1 है ना। लेकिन प्रोडक्ट साइड में आयरन का 3 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 4 है। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला कंपाउंड कौन सा है। तो इसमें तो ये तो पहला चीज़ कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट है, इसमें 1 ही है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा है,
इसमें तो सिर्फ 2 है और ये एलिमेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा है, तो हम पहले इसको चूज़ करेंगे। अब इसमें चूज़ करेंगे कि सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा एटम के साथ है, तो इसमें है ऑक्सीजन जो कि सबसे ज़्यादा एटम के साथ है, तो हम ऑक्सीजन से बैलेंसिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, 4 है, और इधर साइड ऑक्सीजन का कितना एटम है, सिर्फ 1 है, तो हम बी के जगह पे पहले 4 करेंगे। पहले वहाँ पे लिखेंगे नहीं, पहले यहाँ पे देखो कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन सिर्फ 1 है और यहाँ पे 4 है, तो हम रिएक्टेंट साइड वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। बट ऑन ए सीरियस नोट इसको एकदम ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे हम 4 नहीं लिखेंगे, हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 4 लिखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो हमारा हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, तो 4 × 2 हो जाएगा 8, तो हाइड्रोजन का 8 एटम हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को, और इधर हाइड्रोजन का सिर्फ 2 एटम है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे डी के जगह पे, यानी कि प्रोडक्ट साइड वाले जो हाइड्रोजन है उसमें सिर्फ 2 एटम है, तो उसमें हम उसको 8 करने के लिए उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो हम प्रोडक्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, 8 आया है। और यहाँ तो हम 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो हाइड्रोजन में भी हो जाएगा। और प्रोडक्ट साइड में आयरन का 3 एटम है और रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो हम ऑब्वियस सा बात है कि रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे 3 लिख देंगे तो 3 एटम हो जाएगा, तो अब ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम 3Fe + 4H2O लिख देंगे और प्रोडक्ट साइड में 1, ये 1 है, यहीं से हम बैलेंसिंग शुरू किए थे, इसमें सिर्फ इक्वल ही है सब, और यहाँ पे 4, तो वो बैलेंसिंग हो जाएगा। एक दो और यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम लोग वैसे देख सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग इतने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि इस सारे चीज़ों को सीख जाएंगे। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, 10th क्लास के लिए बैलेंसिंग हम लोगों को आना चाहिए और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 के 2 और टॉपिक को कवर कर लिए हैं, जो कि है ways to represent a chemical equation और need to balance a chemical equation। और नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम लोग और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग के क्वेश्चन का, और भी जो नेक्स्ट टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको भी हम लोग कमिंग वीडियो में लेकर के आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और कमिंग वीडियो में तो जहाँ हम और भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, find out questions from Google or some other application, and from there try to practice more and more questions so that you will become perfect. You know this thought already that practice makes the man perfect, and with the help of practice you can do anything else. So small learning every day will take you to reach high. And that's all for today. Thanks. We will continue it later on again.